चलिए, तो इस तरह से आप लोगों को जो बेसिक बैकग्राउंड था इंडिगो रिवोल्ट का, इंडिगो रिवॉल्यूशन का, वो आपको समझ में आया। इंडिगो जो रिवॉल्यूशन हुआ है 1859 1860 के दौर में, उसका जो बेसिक बैकग्राउंड या जो हम आधार हैं वो आपको लगभग लगभग यहाँ पे हल्का सा समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम देख लें कि क्या होता था उस दौर में, उस समय में। सबसे पहले तो मैंने आप लोग बताया इंडिगो रिवोल्ट जो है या इंडिगो का जो कल्टीवेशन है बंगाल में, वो लगभग 1777 के लगभग से क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। किसने किया था? फ्रांसीसियों ने किया था, ठीक है। लेकिन फ्रांसीसियों के बाद ब्रिटिशर्स का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला था, ब्रिटेन के व्यापारियों का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला था। तो यहाँ पर मैंने जैसे आप लोगों को बताया है अभी कि जो इंडियन फार्मर्स थे, भारतीय जो किसान थे बंगाल के रीजन में रहने वाले, उनसे क्या होता था कि जो इंडिगो प्लांटर्स से, इंडिगो प्लांटर्स जो ब्रिटेन के थे, उनके द्वारा इनसे इंडिगो की प्लांटेशन कराई जाती थी, नील की खेती कराई जाती थी। और उसे ले जाकर वो लोग क्या करते थे, उसे ले जाकर वो ब्रिटेन के, यूके के या फिर चाइना के, ठीक है, अलग अलग देशों के मार्केट में उसे सेल किया करते थे, ठीक है ना। इसका यूज़ किस काम में होता था? तो डाई बनाने के लिए, ठीक है। जो ब्लू डाई होता था, इट मीन्स डाई का मतलब है ब्लू कलर का एक प्रकार से पाउडर बनाते थे, जिससे कि कपड़े वगैरह रंग लगाने में इसका यूज़ किया जाता था। तो सिंपल सा ही नील बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। अब देखिए क्या होता था कि इंडियन फार्मर्स जो थे इंडिगो कल्टीवेशन का अपोज करते थे, ठीक है। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था इंडिगो कल्टीवेशन। और ऐसा क्यों था? इन्हें क्यों पसंद नहीं था, क्यों इस चीज़ का अपोज करते थे? प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि इंडिगो प्लांटेशन के लिए बाकी क्रॉप की अपेक्षा ज़्यादा पानी क्या होता था, यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो ज़्यादा पानी लगता था। दूसरी बात, मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता थी, जो फर्टिलिटी की जो कैपेसिटी थी, वो भी क्या होती थी, कम होने लग जाती थी। इसलिए पीजेंट्स की रुचि अगर देखा जाए, पीजेंट्स का अगर इंटरेस्ट देखा जाए, तो वो इंडिगो कल्टीवेशन में नहीं था, नील की खेती में नहीं था, राइस या पेडी जैसे हाई पेइंग जो क्रॉप्स थे उनका प्लांटेशन करने में फार्मर्स का इंटरेस्ट था। तो जो यूरोपियन प्लांटर्स थे, ठीक है ना, कौन? यूरोप के जो प्लांटर्स थे, जो यूरोप के जो बागान मालिक थे, उन्होंने किसानों को बहलाने और फुसलाने के लिए एडवांस में पैसे देना शुरू किए, ठीक है। तो ये चीज़ जो मैंने आप लोगों को क्लियर की कि वो लोग क्या करते थे, एडवांस में शुरू में उन्होंने लोन दिए, एडवांस में पैसे देना शुरू किए, किसे? फार्मर्स को, किसानों को बहला कर, फुसला कर, ठीक है। और इसके बदले में पीजेंट्स से कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए गए थे, ठीक है ना। कुछ उनके साथ इस तरह से धोखेबाजी करी गई थी, उनके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए गए थे। तो ये जो प्लांटर्स थे, ये जो बागान मालिक थे, पहले तो इन्होंने वहाँ के फार्मर्स को या किसानों को लोन देना शुरू किया, एडवांस पैसे देना शुरू किए, और बदले में उनके साथ क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया गया, ठीक है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, तो देखिए यहाँ पे प्लांटर्स यूज्ड टू फोर्स पीजेंट्स टू टेक एडवांस सम एंड इंटर फ्रॉड्यूलेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि प्लांटर्स ने क्या किया है, दबाव देकर या बहला या फुसला कर एडवांस में लोन दिए हैं और फिर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, ठीक है। और एक बार जब पीजेंट्स ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, तो फिर शुरू होता है उसके ऊपर एक प्रकार से एक्सप्लॉइटेशन करना, एक प्रकार से उसके ऊपर अत्याचार करना प्रारंभ हो जाता था, ठीक है ना। एक बार जब उसने क्या कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, देन फिर उसका एक्सप्लॉइटेशन यहाँ पे बागान मालिकों के द्वारा शुरू कर दिया जाता था। प्लांटर्स को किसी भी हाल में इंडिगो चाहिए था उस समय पर, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा वर्ल्ड वाइड रिक्वायरमेंट थी उस समय पर, नील की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो प्लांटर्स को किसी भी हाल में इंडिगो चाहिए था। और अगर पीजेंट्स आनाकानी करते तो प्लांटर्स कई तरह से के हथकंडे अपनाकर उनको प्रेशराइज करते थे, ठीक है ना। तो कई प्रकार के हथकंडे जैसे मैंने आप लोगों को बताया है यहाँ पर कि ब्रिटिश planters used to exploit peasants. The planters used to intimidate the peasants through kidnapping, taking their women and children. तो इस तरह की जो इलीगल एक्टिविटी थी, इस तरह के जो क्रिमिनल ऑफेंस थे, वो भी यहाँ पे किए जाते थे प्लांटर्स के द्वारा, यानी कि किसानों को मारना पीटना, ठीक है, उनकी फैमिली को किडनैप करना, उनकी महिलाओं और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करना। इस तरह की जो एक्टिविटी थी वो, या इस तरह के जो हथकंडे थे जो उन प्लांटर्स के द्वारा किए जा रहे थे फार्मर्स के ऊपर, ठीक है। तो ये जो है फार्मर्स के ऊपर इस तरह के जब अत्याचार हुए, तब आप समझ सकते हैं कि ये 1777 से शुरू हुआ। तो एक लिमिट होती है, एक समय तक क्या हुआ है, पीजेंट्स सहन कर सकते थे, ठीक है, एक समय तक पीजेंट्स ने सहन किया।
और फिर जब सहन करने की क्षमता या जो लिमिट थी वो जब खत्म हो गई, तब इन्होंने क्या किया, 1859 या 1859 में जब उनका जो गुस्सा था, जो एंगर था, वो काफी ज्यादा हो गया और वो फूट पड़ा, और तब 1859 में इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने रिवोल्ट कर दिया और इन्होंने आंदोलन कर दिया। ठीक है, तो ये जो रिवोल्ट है ये मैंने आप लोगों को बताया 1859, 1859 या फिर 1859 से 60 तक चला। ठीक है, 1859 to 60 तक चला। सो द एंगर ऑफ पीजेंट्स एक्सप्लोडेड इन 1859। एंगर ऑफ पीजेंट्स जो है वो एक्सप्लोड हुआ है, उसमें विस्फोट हुआ है 1859। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि बंगाल के जो नादिया डिस्ट्रिक्ट के जो फार्मर्स थे, ठीक है, बंगाल में कहां पर, नादिया डिस्ट्रिक्ट, बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट के जो किसान थे, अच्छा, बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट के ना, सबसे पहले हम बात करें दो पॉलिटिकल लीडर्स जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को लीड किया, दो मुख्य नेता जिन्होंने इस आंदोलन को लीड किया, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझें कि जब नादिया जिले से जब किसानों ने रिवोल्ट किया है, तो उनके जो लीडर थे वो थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ये दो भाई थे, ठीक है ना, ये दो ब्रदर्स थे। इन्होंने ये रिवोल्ट को इनिशिएट किया है, रिवोल्ट को प्रारंभ किया। ठीक है, तो बंगाल के नादिया जिले में दिगंबर और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में पीजेंट्स ने इंडिगो उगाने से पूरी तरह से मना कर दिया। इस तरह इंडिगो कल्टीवेशन शुरू हुआ। तो इंडिगो कल्टीवेशन किसकी लीडरशिप में शुरू हुआ है, आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। ठीक है ना, सबसे पहले तो आपसे ये पूछेंगे कि इंडिगो कल्टीवेशन के लिए या इंडिगो जो रिवोल्ट है वो कब शुरू हुआ, तो 1859 to 60। दूसरा क्वेश्चन, इसके लीडर कौन थे, तो इसके लीडर है दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ये दो भाई थे, ठीक है ना, बोथ आर ब्रदर्स। तो इन दोनों ने क्या किया है, रिवोल्ट शुरू किया है। और सबसे पहले नादिया जिले के किसानों ने जो नील की खेती थी, जो नील को उगाना था, वो क्या कर दिया था, मना कर दिया था, उसको उगाने से मना कर दिया। यहीं से रिवोल्ट प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, द इंडिगो फार्मर्स रिवोल्टेड इन नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल बाय रिफ्यूजिंग टू ग्रो इंडिगो। तो यहाँ के फार्मर्स ने रिफ्यूज कर दिया टू ग्रो इंडिगो। दे अटैक्ड द पोलिसमैन हु इंटरवेंड। The planters in response to this increased the rents and evicted the farmers, which led to more agitation। तो अब आप लोग समझें कि जब इन्होंने ऐसा किया, जब इन्होंने मना किया इंडिगो का कल्टीवेशन करना, तो क्या किया गया, दे अटैक्ड द पोलिसमैन हु इंटरवेंड। तो इन्होंने आक्रमण किया, इन्होंने अटैक किया किस पर, पुलिस पर। साथ ही द प्लांटर्स इन रिस्पॉन्स टू दिस इंक्रीज द रेंट्स एंड इविक्टेड द फार्मर्स विच लेड टू मोर एजिटेशन। तो धीरे धीरे जब इस तरह की एक्टिविटी हुई, तो जो प्लांटर्स थे, जो बागान मालिक थे, उन्होंने भी किसानों के ऊपर अटैक किए, उन्हें उनके रेंट्स बढ़ाए गए। तो देखिए, लेकिन अब क्या था, अब किसानों को पता था, फार्मर्स पूरी तरह से वाकिफ थे कि इन प्लांटर्स के क्या हथकंडे हैं और ये लोग क्या करेंगे। तो अब क्या थे, किसान भी एकजुट थे, किसान भी इकट्ठे हो गए थे और वो भी अब इस तरह के अटैक को काउंटर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोग समझें कि ऑब्वियसली कि जब अगर ये लोग एग्रीकल्चर करना या ग्रो करना मना करेंगे या बंद कर देंगे, तो वहां से एक प्रकार से अटैक जरूर होगा, वहां से एक प्रकार से एंगरनेस जरूर दिखाई जाएगी। ठीक है, तो ये लोग अब तैयारी के साथ थे, ये लोग अब एकजुट थे। तो क्या होता है, प्लांटर्स ने इस मूवमेंट को तोड़ने की काफी कोशिश की। प्लांटर्स ट्राइड अटैकिंग द पीजेंट्स। तो ये बात मैंने आप लोगों को बताई है कि प्लांटर्स ट्राइंग अटैकिंग द पीजेंट्स, बट दिस टाइम पीजेंट्स हैड ऑर्गेनाइज्ड अ काउंटर फोर्स अगेंस्ट द प्लांटर्स अटैक। तो इस समय पर क्या था, इस समय पर जो पीजेंट्स थे वो एकजुट हो चुके थे और उन्होंने प्लांटर्स के अटैक को काउंटर अटैक करने के लिए सारी तैयारियां, सारी व्यवस्था पहले ही कर रखी थी। ठीक है, धीरे धीरे उन्हें ये समझ में आने लगा कि यदि हमें इस लड़ाई को जीतना है, यदि हमें इन बागान मालिकों या हमें इन प्लांटर्स से जीतना है, तो असली लड़ाई हमें यहाँ पर नहीं, असली लड़ाई हमें कहाँ करनी होगी, असली लड़ाई हमें कोर्ट में करनी होगी। हमें एक प्रकार से लीगल फाइट यहाँ पर करनी होगी, किसके साथ, इन प्लांटर्स के साथ, इन बागान मालिकों के साथ। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो जाती है इन रिवोल्ट करने वाले विद्रोहियों या रिवोल्ट करने वाले फार्मर्स को। और इसके लिए क्या होता है, इसके लिए जब ये देखिए, अब जब लीगल
जब मामले आ जाएंगे, जब लीगल केस जब यहाँ पे चलेगा, तो ऑब्वियसली फार्मर्स को उतना नॉलेज नहीं होगा, फार्मर्स को उतना ज्ञान नहीं था। तो यहाँ पे कौन आता है सामने फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, फार्मर्स की हेल्प करने के लिए? बंगाल के जो इंटेलिजेंट या बंगाल के जो एजुकेटेड लोग थे, बंगाल के जो शिक्षित लोग थे, वो यहाँ पर किसानों का सपोर्ट करने के लिए खड़े होते हैं, ठीक है। और वो सिर्फ लीगल मैटर्स में ही सपोर्ट नहीं करते हैं, वो उन्हें एक प्रकार से उनके इस मूवमेंट में जनता को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं, जनता को जागरूक करने का काम करते हैं, और इसे प्रमोट करने के लिए, इसे प्रचार करने का भी वो लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को समझें कि इसके लिए क्या होता है, इसके लिए बंगाल की जो एजुकेटेड क्लास थी, जो शिक्षित वर्ग के लोग थे, वो सामने आते हैं। द बंगाली इंटेलिजेंसिया प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल बाय सपोर्टिंग द पीजेंट्स कोजेस, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, किसानों के सपोर्ट में सामने आए हैं, जिन्होंने इन इंडिगो कल्टीवेशन को सपोर्ट किया है, ना सिर्फ लीगल मैटर्स में बल्कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मास मीटिंग करनी भी शुरू की, जिसके लिए इन्होंने न्यूज़पेपर कैंपेन भी चलाए थे। तो ये चीज मैंने आप लोगों को बताई कि जो इंटेलिजेंसिया ग्रुप था, जो विद्वान या समझदार या एजुकेटेड लोग थे, उन लोगों ने इस मूवमेंट में किसानों को सपोर्ट करना शुरू किया, और ना सिर्फ लीगल मैटर में सपोर्ट किया बल्कि इन्होंने पब्लिक मीटिंग की है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है, लोगों में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की है, न्यूज़पेपर कैंपेन भी इन लोगों ने चलाए, ठीक है। और यही वह समय था जब आप लोगों ने एक नाम सुना है, दीन बंधु, ठीक है। तो यहाँ पे एक फेमस नाम आता है, दीन बंधु। दीन बंधु ने क्या किया, दीन बंधु ने इस मूवमेंट को सक्सेस करने के लिए, इस मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए एक प्ले किया था, एक नाटक का निर्माण किया था, ठीक है ना। तो ये जिसका नाम था नील दर्पण। तो दीन बंधु का एक प्ले आया था उस समय पर इस मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए, जिसका नाम था नील दर्पण, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से आपसे पूछा जाता है इस पर्टिकुलर रिवोल्ट को लेकर, कि दीन बंधु मित्र ने पीजेंट्स की सिचुएशन को डिपिक्ट करने के लिए एक प्ले किया था, और इस प्ले का नाम क्या था, इस प्ले का नाम था नील दर्पण, ठीक है। इस प्ले का इम्पैक्ट बहुत ही वाइड स्प्रेड था, काफी बड़े स्तर पर इसका प्रभाव जो है फैला था, काफी तेजी से इसका प्रभाव फैला था, ठीक है। क्योंकि इस प्ले में क्या हुआ था, इस प्ले में ब्रिटिशर्स को एक प्रकार से दुश्मन के तौर पर दिखाया गया था, जो किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं या किसानों को विवश कर रहे हैं नील की खेती उगाने के लिए। तो इस तरह से क्या होता है कि इस प्ले का इम्पैक्ट, इस नाटक का इम्पैक्ट काफी ज्यादा वाइड स्प्रेडली क्या होता है, फैलता है। और क्या होता है कि इस बात को इससे भी समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पैक्ट पड़ता है, कि अंग्रेजों ने क्या किया है, इस नाटक का या इस प्ले को क्या किया गया, बैन करवा दिया गया, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने इसे बैन करवा दिया था, इस पर प्रतिबंध लगवा दिया था। ये इतना ज्यादा फेमस हो गया था, और ब्रिटिशर्स की जो पोजीशन थी या जो उनकी एक प्रकार से जो उनकी जो छवि थी, उसको क्या हो रहा था, नुकसान पहुंच रहा था, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने पीजेंट्स की ग्रीवनेस, अब इसके बाद जब ये इम्पैक्ट इतना ज्यादा फैलने लगा, रिवोल्ट काफी ज्यादा बढ़ने लगा, तो फिर क्या होता है, गवर्नमेंट भी थोड़ा सा कंट्रोल में आती है, गवर्नमेंट भी थोड़ा सा झुकने लग जाती है। और गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने फार्मर्स की इस ग्रीवनेंस को, इस दुख को समझने के लिए या इसको कम करने के लिए एक इंडिगो कमीशन की फॉर्मेशन की बात कही, और एक इंडिगो कमीशन बनाया गया, एक नील आयोग बनाया गया। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, यहां से ये पॉइंट पूछ लिया जाएगा कि इंडिगो कमीशन नील आयोग सबसे पहले कब बना था भारत में, जिसका गठन कब हुआ था, क्यों हुआ था? तो आप लोग समझें कि नील आयोग या इंडिगो कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था 1860 में, टू इंक्वायर इनटू द प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन, जिसका टारगेट या जिसका लक्ष्य ये था कि इंडिगो कल्टीवेशन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, उनको समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो या उनकी इंक्वायरी करना, टू इंक्वायर इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन, इंडिगो कल्टीवेशन में आने वाली समस्याओं को क्या करना, उनकी जानकारी ग्रहण करना या उनकी जानकारी निकालना, उनकी इंक्वायरी करना, ठीक है। और इस कमीशन की रिकमेंडेशन के बेस पर ही ब्रिटिश सरकार ने एक नोटिफिकेशन इशू किया। देन व्हेन द कमीशन इशूड देयर रिपोर्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट इशू अ नोटिफिकेशन, जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की है, देन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया। और इस नोटिफिकेशन में पीजेंट्स से इंडिगो कल्टीवेशन या इंडिगो उगाने की किसी भी तरह की जबरदस्ती
ना की जाए, इस तरह की बात उस नोटिफिकेशन में की गई थी। ठीक है, तो इन्होंने एक नोटिफिकेशन में कहा कि पीजेंट्स से इंडिगो कल्टीवेशन के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते, उन्हें विवश नहीं कर सकते हैं, उनके ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं डाला जा सकता। ठीक है, तो ये बात एक सामने जाती है। इस तरह इंडिगो रिवोल्ट क्या रहा, कामयाब रहा, इंडिगो रिवोल्ट सक्सेसफुली रहा, सक्सेस रहा, क्योंकि किसानों को ये बोल दिया गया कि अब आपके ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं डाला जाएगा, आपके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं डाला जाएगा इंडिगो कल्टीवेशन करने के लिए, नील की खेती करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से रिवोल्ट क्या होता है, सक्सेस हो जाता है, सफल हो जाता है। बट यहाँ पे जो प्लांटर्स थे, जो बागान मालिक थे, उन्हें पहले से ही पता चल चुका था या उन्हें पहले से ही आभास हो चुका था कि इस तरह से किसानों के हित में जो है गवर्नमेंट का डिसीजन आएगा या गवर्नमेंट उनके बिहाफ में काम करेगी। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पहले ही अपनी फैक्ट्रीज वगैरह जो थे उन सभी को बंद कर देते हैं, जो नील के कार्य से रिलेटेड थे, जो नील से रिलेटेड फैक्ट्रीज या कारखाने थे, उन सभी को 1860 तक बंद कर दिया जाता है या उन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। और लगभग 1860 के दिसंबर मंथ तक बंगाल में जो इंडिगो कल्टीवेशन था, जो नील की खेती थी, वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। नील की खेती या नील पैदा करना बंद कर दिया जाता है। ठीक है, नील कल्टीवेशन बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो इट वॉज अ मेजर विक्ट्री फॉर बंगाल पीजेंट्स, ये बंगाल के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी विजय थी। इंडिगो कल्टीवेशन वॉज वर्चुअली वाइप्ड आउट फ्रॉम बंगाल बाय द एंड ऑफ 1860, और बंगाल से पूरी तरह से नील का जो खेती का कार्य था वो 1860 तक पूरी तरह से समाप्त हो जाता। ठीक है, अब हम देखिए ओवरऑल हम बात करें तो हमने ये रिवोल्ट को समझ लिया है, इंडिगो रिवोल्ट हमको क्लियर हो गया है। इंडिगो रिवोल्ट के पीछे का बेसिक कारण आप लोगों को समझ में आ गया है कि जो बागान मालिक थे, जो प्लांटर्स थे, उनके द्वारा भारत के या बंगाल के किसानों को मजबूर किया जाता था नील उगाने के लिए। उनके साथ कुछ इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए थे, उन्हें बहला फुसला कर पहले लोन दिए गए, फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन किए कर उनसे नील की खेती कराई जाती थी। वो नील काफी कम दामों पर, काफी औने पौने दामों पर खरीद कर उसे अलग अलग दुनिया के मार्केट में बेचकर मुनाफा कमाने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है ना, तो ये जो ब्रिटिशर्स इस तरह की एक्टिविटी कर रहे थे उससे फार्मर्स बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थे, फार्मर्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसलिए फार्मर्स ने क्या किया है, किसानों ने क्या किया है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में 1859 में नील उगाने से ही मना कर दिया। ठीक है, तब काफी कोशिश की प्लांटर्स ने, काफी अटैक किए, लेकिन वो भी तैयार थे, वो भी एकजुट थे। फिर उनके साथ जो बंगाल के इंटेलिजेंस लोग थे, जो विद्वान या शिक्षित लोग थे, वो भी उनके सामने आए और इनके सपोर्ट से इन्होंने जो लीगल वॉर था वो भी जीत लिया। और फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और उन्हें एक इंडिगो कमीशन बनाना पड़ा। इस इंडिगो कमीशन की रिकमेंडेशन पर ही ये बात बोली गई है, इसकी रिकमेंडेशन पर ही बोला कि फार्मर्स को प्रेशराइज नहीं किया जाएगा, किसानों की मर्जी है कि वो अपने खेत में क्या बोएं क्या नहीं बोएं। ठीक है, तो ये एक विक्ट्री हम देखते हैं, ये एक विजय हम देखते हैं बंगाल में होती है भारतीय किसानों की, हम बोले नील के किसानों की। ठीक है, चलिए।